Okay, let's start today's topic, that is WDV. Okay, what we are doing in asset acquired. First point, asset acquired by the SSC during the previous year. In case of asset acquired by the SSC during the previous year, मतलब current previous जो चल रहा है उस ईयर में उसने acquire किया है, then WDV means actual cost, क्योंकि उस ईयर में तो अभी तक उसका डेप्रिसिएशन का मिला ही नहीं होगा, तो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वही उसकी WDV कंसीडर कर ली जाएगी। बस ये बात कर रहा है वो, तो मतलब WDV इज इक्वल टू कोस्ट एक्चुअल कॉस्ट कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एक्विजिशन। नेक्स्ट क्या, एसेट एक्वायर बिफोर द प्रीवियस ईयर, मतलब उसको मतलब कुछ ईयर्स हो चुके हैं, मतलब उसने प्रीवियस ईयर में एक्वायर की होगी, मतलब कोई पहले ईयर में करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के, तो उसकी क्या वैल्यू होगी, एक्चुअल कॉस्ट, मतलब ये एक्चुअल कॉस्ट लेस द एग्रीगेट फॉर ऑल द डिडक्शंस, मतलब जो भी हम डिडक्शन लेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन मतलब या फिर एसेट प्लस माइनस होगी, वो हम कंसीडर करके चलेंगे। अब देखो क्या लेकर है कि हम जैसे WDV है ब्लॉक, जैसे हम जो डेप्रिसिएशन है वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे निकालते हैं ना, तो ब्लॉक कैसे निकालते हैं, WDV ऑफ एसेट एज ऑन 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग WDV ये ले लेंगे, फिर ऐड क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट एक्वायर्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो टोटल एडिशन आ जाएंगे करंट ईयर के अभी तक कितनी वैल्यू है। ऐसे कंप्यूटेशन अपने ध्यान रखना कि पहले एडिशन करना, फिर एक बार सम कर देना उसका मतलब टोटल, देन उसका क्या करना, जो भी तुमने सेल्स और मतलब जो भी अगर तुमने अपनी डिस्रिगार्ड कर ली तुम्हारे बिजनेस से, तुम उसको वहां से उसको लेस कर देना। तो मतलब देख लेना, मतलब जितनी अमाउंट पहले लेस कर लेना यहाँ से। However, अब क्या लिख रखा है, however such amount cannot exceed the amount in 3, मतलब जो ये वाली अमाउंट है इससे एक्सीड नहीं कर सकती, लेकिन वो आगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा या फिर वो मतलब वो लॉन्ग टर्म होगा, मतलब वो चेक कर लिया जाएगा कि मतलब जो भी होगा उस केस में शॉर्ट टर्म ही होता है, तो मतलब लॉस होगा मतलब या गेन होगा वो चेक कर लेंगे कि हम क्या आ रहा है, कि मान लो अगर एसेट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही उसके उसमें, तो वो हम आगे पढ़ लेंगे, उसको मैं केसेस बना के कवर करवाऊंगा। और फिर आगे क्या करेंगे, फिर WDV क्लोजिंग WDV आ जाएगी। ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या पूछता है वो, और पूछता है WDV एट द एंड, क्लोजिंग WDV क्या है, तो ये हमारी क्लोजिंग WDV होती है, और ये हमारी ओपनिंग WDV हो जाएगी डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद वाली, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन रेट इस अमाउंट पे लगाना है नंबर 5 वाली पे। यह ध्यान रखना कि वो जो क्लोजिंग होगी वो विदाउट डेप्रिसिएशन करंट ईयर का कंसिडर किए हुए होगी, वो यहाँ ध्यान रखना। अब आगे थर्ड पॉइंट, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट डीम टू बी डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड। अब आगे क्या, सेक्शन 32 प्रोवाइड दैट डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड एट द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज, पता है हमें, around of any block of asset, ठीक है। Section 43(6) provide that WDV in case of asset acquired before the previous year means actual cost to the SSC all depreciation actually allowed, कि मतलब जो हमें मतलब हमें पहले अलाउड होंगे वो हम लेस कर देंगे, ये भी हमने ऊपर ही पढ़ा है। Person who were exempt from tax were not required to compute their income under head PCVP. However, when the exemption is withdrawn subsequently, such person became liable to income tax and hence were required to compute their income from income tax purposes. In this regard, a question arises as to basis on which a depreciation is allowed under the income tax in respect of assets acquired during the year when the person is was exempt from tax. Okay. अब explanation ऊपर क्या है इसकी, actual cost of an asset has to be adjusted by the amount attributable to the revaluation of asset, कि मतलब जो भी तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट होगी ना उसको तुम रिवैल्यूएशन अपने अकाउंट्स मतलब टैक्स पर्पस से कंसीडर करके चलोगे अपनी बुक्स के अंदर, कि मतलब तुम उसको इंक्रीज कर दोगे रिवैल्यूएशन, मतलब तुम कंसीडर होगा इस केस में कि मतलब कोई सब्सिक्वेंट मतलब कोई ज्यादा ही रिवैल्यूएट हो गया एसेट की वैल्यू रिवैल्यूएशन हो गया, तो वहाँ कंसीडर हो जाती है। लेकिन अगर कोई मान लो ज्यादा ही होगी, लेकिन फिर चेक कर ली जाएगी, मतलब कि जैसे असेसिंग ऑफिसर होते हैं वो चेक कर सकते हैं कि तुम्हारा केस देखे, हाँ ये इतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा है, वो दिख जाता है, क्योंकि मान लो तुमने एक साल तुम्हारा इतना डेप्रिसिएशन आ रहा है, मान लो 1 लाख 1 लाख के आसपास का अराउंड आ रहा है, 1,90,000 में, क्योंकि WDI है तो थोड़ा कम हो सकता है या उससे थोड़ा ज्यादा होगा। अब ज्यादा मान लो कोई एक मतलब कोई सब्सिक्वेंट बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन का चेंज आ रहा है, तो वहां तो फिर किसी नॉर्मल बंदे में भी दिमाग वो आएगा ना कि इतना ज्यादा कैसे आ रहा है, या तो वो टैक्स ऑडिट में आ सकता है, पकड़ में जा सकता है कि अगर वो उसकी हो रही है टैक्स ऑडिट, नहीं हो रही फिर तो मतलब वो सेपरेट केस मतलब ऑडिट के अंदर हो सकता है केस वगैरह, अगर ये चीज आती है तो। अब आगे, total amount of depreciation on such asset provided in the books of account of an assessee in respect of such previous year or year preceding the previous year relevant to assessment year shall be deemed to depreciation allowed, ठीक है हमने पढ़ लिया। The depreciation actually allowed as above has to be adjusted by the amount of depreciation attributable to such revaluation, मतलब वही बात करें कि रिवैल्यूएशन को हमें कंसीडर करके चलनी है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड।
देखते हैं सेक्शन 43(6) के अंदर क्या कहना चाहता है। ऊपर तो चलो जजमेंट के ऊपर है, कोई एक्सप्लेनेशन आई होगी, ठीक है। WDV इट इज नाउ वेरी वेल सेटल्ड दैट द कीवर्ड्स, ठीक है, हमने पढ़ लिया था। नोशनल अलाउंस हम लेस नहीं करेंगे अभी तक, जितनी हमने रीड किया वहाँ पे क्या है, एनी नोशनल अलाउंस और एनी अलाउंस मेनली अलाउेबल विल नॉट बी डिडक्टेड। मतलब अगर जैसे नोशनल बेसिस पर हमने क्लेम नहीं किया था, तो अभी तक हम उसके अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अब अभी लेस नहीं करेंगे। अगर वो पहले उसका बिजनेस एकदम था और अब टैक्सेबल में आ रहा है, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट वही कंसिडर करी जाएगी। आगे और पढ़ लेते थोड़ा सा। इस केस में यहाँ पे bearing there is general wording used for definition. So the assertion is about WDV actually becomes the words of provide to meaning of the term WDV, as there is a constructing the wording of starting phrases in section 43 and starting phrases of section. It can be said that in case of need, the section required to be considered to the section has flexibility in knowing it always strictly. मतलब ये देखो अभी यहाँ पे section 43 लिख लिया कि need not always be strictly interpreted, मतलब वहाँ पे रेफर किया जाएगा। अब ये यहाँ पे आया नीचे was inserted by Finance Act. This read as actual fair necessity was not required to compute his business for the purpose of any previous year on real that have been vested. ये लिख रखा है ये रहा, where an SSC was not required to compute his total income from the purpose of any previous year regarding, ठीक है, total amount of depreciation provided in the books of account SSC in respect of such previous year or year preceding provided in the books of account. बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट की तो वो बात कर रहे हैं क्या, or the assessment is relevant to the assessment year under shall be deemed to be depreciation actually allowed under this act for the purpose of this clause. अच्छा, मान लो जो तुमने बुक्स के अंदर तुमने नॉर्मली अकाउंट तुमने कंप्यूटेशन अपने अकाउंट को बनाए होंगे ना, तो अब ये कहना चाहते हैं कि जो तुमने अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तुम वो लेस कर लोगे अपने। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा क्लैरिफाई हुआ कि मान लो जैसे हमने तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट तो बनाए होंगे, चाहे वो टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट तो एसएससी ने प्रिपेयर करे होंगे, तो उसने जो भी अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम करा होगा ना, वो हम डीम कर लेंगे कि वो एक्चुअली अलाउड हुआ होगा उसे इनकम टैक्स पर्पस में, तो हम वो लेस कर देंगे। बाकी एक बार एनालिसिस में थोड़ा देख लेते हैं। रीडिंग एप्लीकेबिलिटी इन it said that in some cases depreciation not actually allowed will also be deducted from actual cost reduction, ये बोला गया, ठीक है। In nutshell, it can be said that if actual cost minus depreciation provided in the books of account against the amount of actual cost, एक second, nutshell, it can be said the actual cost minus depreciation provided in the books of account against the amount of actual cost shall be deemed, अच्छा वही है इसमें, allowed during the SC was not required to compute that in case was not provided in the books of account, बस ठीक है वही है। अब इसके अंदर अब ये बात कर रहा है कि मान लो तो अगर तुम्हारे पहले एग्जाम्पशन था तुम्हारे बिजनेस में, तो तुमने अगर जो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा, तो तुम हम वही डीम मान लेंगे कि तुमने वही इनकम टैक्स में मिला होगा, तो हम वही एक्चुअल कॉस्ट से लेस कर देंगे। लेकिन ये वाला पॉइंट अपने उस पर नोट कर लो एक बार कहीं, ये वाला यहाँ से मतलब थोड़ी क्लैरिफाई आ जाए कि जितना तुम्हें डीम डेप्रिसिएशन होगा, मतलब उसमें मॉड्यूल में भी लिख रखा होगा सेकंड पॉइंट ये रहा। सेम है, हाँ सेम वही लिखा देख है। रहे हो, सेम लिखा है क्या, मतलब कई बार ना वो थोड़ा देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब थोड़ा अलग हो जाता है, मतलब जैसे ना बाद वो में करना प्रेजेंटेशन, है। हाँ प्रेजेंटेशन व्यू कई बार ना अलग होता है, मतलब उसी चीज का फोटो, या तो कई बार ना इसका भी इफेक्ट आता है। जैसे मान लो अगर तुमको एक ही चीज को ना 4-5 बार पढ़ोगे ना, तुम्हें हर बार थोड़ी नई क्लैरिटी मिल जाएगी उस पॉइंट पे, पहली बार समझ रिपीट नहीं आएगा, दूसरी बार हेल्प पढ़ो, हो जाती है ना। हाँ उसकी मतलब तुम्हें ना फिर समझ आने लग जाएगा बारी बारी पढ़ के, हाँ ये हम्म, चीज है, मतलब तुम कनेक्ट कर अपने आप होएगा। तभी कहते हैं जितनी ज्यादा बार रिवीजन वगैरह जिस सब्जेक्ट में भी करते हो ना, तुम्हारा वो सब्जेक्ट उतना स्ट्रांग होता जाता है। जितने की कम करोगे फिर तुम्हारा वही लास्ट में तुम्हें डुबाने की पोजीशन में लेके आते तक, मतलब वो डुबाने की तो नहीं, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस हिलाने लग जाता है तुम्हारा वो। हाँ हाँ अब इसमें वही है कि मान लो जैसे अब बात करें कि जैसे जब एग्जामिनेशन थी तो उसके मान लो उसने बुक्स में 10 लाख की, मतलब 15 लाख की एक्चुअल कॉस्ट थी, और उसने 5 लाख अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लेम कर लिया था, तो इनकम टैक्स पर्पस में हम ये मान लेंगे कि उसने 5 लाख क्लेम कर लिया होगा, तो WDV मान लो या एक्चुअल कॉस्ट जो भी मान लो उस इनकम टैक्स पर्पस के लिए, तो तुम 10 लाख मान के चलोगे। ये लिख के चलना, और अपने क्वेश्चन में ना अपने उसमें एक ये सेकंड पॉइंट लिख लेना, एक तुम बस ऊपर ये लिख लेना कि अपने नोट में कि रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर, अगर कोई रिवैल्यूएशन हो रही है तो वो चेंज करके हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसके केस में भी। और एक ये कि मान लो इस पॉइंट के लिए ना तुम ये तो लिख ही लेना अपने, मतलब जैसे तुम्हें लगे, लेकिन इसका एग्जाम्पल लिख के चलना
मान लो एग्जामिशन था, मतलब जब एग्जाम था उसका बिजनेस, तो उसने अपने बिजनेस में मान लो 5 लाख की क्लेम कर ली थी डेप्रिसिएशन, और एक्चुअल कॉस्ट भी लिख के चलना, कोई भी अपनी वैल्यू कोई भी लिख लेना, मान लो 15 लाख की लिख लेना माइनस, और 5 लाख उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोवाइड को कर दी है। तो इनकम टैक्स पर्पज के जब वो टैक्सेबिलिटी मान लो करंट प्रीवियस 2021 में होगी, तो उसका जो एक्चुअल कॉस्ट होगी एज पर इनकम टैक्स 10 लाख कंसीडर करी जाएगी। ये लिख के ऐसे लिख लेना, बस तुम्हें याद आ जाएगा क्या चीज है। भैया ये रिवैल्यूएशन फर्स्ट वाले पॉइंट में यही है ना कि जैसे अब कोई कॉस्ट एसेट की बढ़ जाएगी तो फिर एक्चुअल कॉस्ट वो रिवैल्यू जो हुई होगी वैल्यू वही लेंगे, फिर डेप्रिसिएशन लेस करेंगे उसमें से। हाँ ठीक है। करेक्ट करेक्ट वही है। हाँ नेक्स्ट कंपोजिशन इनकम, पीजीपीपीए तो वही आगे, कंपोजिट इनकम तो वही होगी ना जहाँ वो एग्रीकल्चर और वो हम सेपरेट कर देते हैं। Composite income for the computing WDV of asset acquired before the previous year, totally amount of depreciation shall be computed as if entire composite income जैसी chargeable under PGPP। एक सेकंड थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। As depreciation so computed shall be deemed to have been actually allowed। अच्छा मतलब एक कंपोजिट, मतलब एक तो वो केस की बात करें कि मान लो एग्रीकल्चर वाला था, मतलब जो 4 केसेस है, रूल 8 प्रोवाइड, रूल 8 पान होता है, तो वो प्रोवाइड फॉर करता है कि 4 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, रबर प्लांट, मतलब रबर वो वाला जो 4 केसेज है वो वाला। एग्रीकल्चर इनकम जो हम पार्शली करते हैं 40%, 60%, 75, 25, 65, 35 वो वाला, उस केस की बात कर रहे हैं। तो रूल 8 प्रिस्क्राइब द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ टी अंडर द सेड रूल, इनकम डेराइव्ड फ्रॉम टी, ठीक है, फ्रॉम बिजनेस एंड 40% ऑफ सच इनकम लायबल टैक्स, मतलब 40% बिजनेस इनकम होगी। अब ये बात कर रहे हैं इफ टर्नओवर, एग्जांपल पढ़ते हैं। इफ टर्नओवर इज 20 लाख, ओके, डेप्रिसिएशन इज 1 लाख, अदर एक्सपेंसेस 4 लाख, इनकम वुड बी 15 लाख, ठीक है, बिजनेस इनकम वुड बी 6 लाख। अब बिजनेस इनकम 40% हम किसका लेंगे, इसका अमाउंट का। In this case 1 lakh being the amount of depreciation would be deemed to have been actually allowed। Accordingly WDV is required to be computed by deducting the full value depreciation। चलो एक बार तुम बताओ, तुमने इसमें से क्या समझा, फिर मैंने अब समझ लिया क्या कहना चाह रहा है, तुम बताओ क्या निकला इसका। जैसे हमने पढ़ा नहीं था एग्रीकल्चर इनकम में, जैसे 100% होती है हाँ तो बताओ। 60% जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाती है, तो 40% पीजीपीपी में आ जाती है उसकी इनकम। अच्छा तुमने समझ लिया ना, चलो मैं अब तुमसे एक क्वेश्चन बनाते हैं, चलो। अंशिका ने समझ लिया, अंशिका जवाब देगी अब। हाँ अंशिका विल भैया। गेट, लेट्स सी हु विल गिव मी द करेक्ट आंसर। एक तो आ गया, दूसरे का नहीं पता चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा बताओ। एक सेकंड मेरा कैलकुलेट हो गया, वेयर इज माय कैलकुलेटर। 34 लाख तो आ गया मेरा टैक्सेबल इनकम, डब्ल्यूडीबी का पता नहीं। सारे सारे निकालना, कहीं अपना वो समझ रहे हो, मतलब कि मैंने खाली अंशिका से पूछा, अपना आंसर तो सारे निकालोगे। अच्छा चलो मैं भी निकालता हूँ जल्दी से, ठीक है ठीक है, तो ठीक है ठीक है, ओके। मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी, अभी सीधा सुन रही हूँ। लिख तो सकती हो चैट में, बोल नहीं सकती तो आंसर लिख सकते हैं, राधिका ने भी लिख के दिया, बाकी सारे कौन कौन है और सेशन में। अभी है मुदित, मुदित का आंसर आ गया, चलो। अंशिका ने ट्राई तो करो, अंशिका तुम्हारा क्या आना चाहिए। एक सेकेंड, 25 लाख टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम। बताओ ट्राई करो, जल्दी से बताओ, लेकिन कोशिश करो थोड़ा सा। किसी की किसका ये 34 लाख, क्लोजिंग WDV 15 लाख, टैक्सेबल इनकम 34 लाख, वो तो तुमने बता दिया। क्लोजिंग WDV कितनी है। 15 लाख है तुम्हारा भी आंसर फिर। चलो टाइम हो गया, आंसर पता तो बताते हैं। अभी तो तुमने कहा मेरे को क्लियर हो गया था। भैया डब्ल्यूडीबी थोड़ी ना कहा। क्यों WDV, क्या WDV में क्या इतना डिफरेंस था।
और डब्ल्यूडीबी तो बहुत इजी, कुछ था ही नहीं इस केस में यार, तुम इतना क्या टाइम लेके। अभी बताता हूँ करेक्ट आंसर, तो सोल्यूशन ही आंसर लिखेंगे अपन, चलो सोल्यूशन लिख लेते हैं इस केस में। सोल्यूशन टी आई, टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी इस केस में, तुम बाकी सबने सही निकाला। 100 माइनस 10 माइनस 5 लाख, 85 लाख आया। 85 लाख हम ले लेंगे 40%, क्योंकि वो बिजनेस इनकम है, तो जिससे आ जाएगा हमारा 34 लाख टैक्सेबल इनकम। करेक्ट। अब सारे फंस गए क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी में। और लेकिन बताऊं, जो ऊपर ये वाला पॉइंट था जो मैं बता रहा था टैक्सेबल इनकम, वहां पे क्या था कि अब जो हमने मान ली थी ना, जैसे ये रुको अभी बताता हूँ तुम्हारा। अब जैसे ओपनिंग डब्ल्यूडीपी कितनी थी, एक तो सबका बता दूं, ये सबका आंसर कितना आया था। इसको मैं अपना आंसर को एक बार नीचे करता हूँ थोड़ा सा नीचे। तुम सबने दिया था मेरे को आंसर 34 लाख, एंड कर देते हैं, एंड तुमने दिया था इस केस में मेरा तो 15 लाख। देखो, हाँ, तो इसमें करेक्ट, रॉन्ग। मैंने पहले ही निकाल दिया था 100 लाख का 40%। क्या? 100 हाँ लाख पहले का निकाल दिया था। 40%, मतलब 100 लाख 100 का का ही 40, 40 करके हाँ तुमने क्या किया, 100 लाख का 40% किया, हाँ, इस वजह से। तो तुम्हारा वो भी करा 34 लाख नहीं है तुम्हारा। अच्छा तुमने 25 लाख नहीं, लिखा 34 लाख है। ही है मेरा, अच्छा देखो। अच्छा। अच्छा तुमने, अच्छा ठीक है ठीक है, ये यहाँ पे थी कि सबसे पहले तुमने ऐसे करोगे कि डेप्रिसिएशन फुली अलाउड होगा बिजनेस में तुम्हारे, कि मान लो ये यही था कि मान लो तुमने पहले स्टार्टिंग में नहीं देखना कि एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, पहले सारे एक्सपेंसेस प्रोवाइड फॉर कर दो, तुम्हें फिर जो नेट इनकम आएगी उसका तुम्हें वहां पे करना है फिर बाइफर्केशन। ठीक ठीक ठीक। हाँ, और अब देखो एक चीज और, अब तुम्हारा बताऊँ ये 15 लाख लॉन्ग लॉन्ग क्यों है, सीधी सी बात है। अभी अपा करके आए थे, मैंने तुम्हें ये खास बोली थी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में क्या फर्क होता है, सारे वही गलती करे क्लोजिंग में बैठे हो। लगता है रेट। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी अभी पढ़ के आए थे जस्ट, देखो तुम अभी भूल गए। 20 लाख की 20 लाख ही रहेगी, कोई एडिशन डिलीशन कुछ हुए नहीं, वो तो मैं उन्होंने डाटा ही नहीं दे रखा उस चीज का। और डेप्रिसिएशन तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जब क्लोजिंग को नेक्स्ट ईयर के लिए लेके जाओगे, प्रीवियस ईयर के लिए, तो वहां लेस करोगे तुम। मतलब ये अगर मैं बात करूँ, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होती है यहाँ पे, मतलब, और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट ईयर वाली, तो वहां पे लेते तुम्हारा आंसर होना था 15 लाख। अभी के लिए तो तुम्हारा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, यही तो मैंने बोला था कि ध्यान से करना, वहां पे 20 लाख हो गए, मतलब लेस डेप्रिसिएशन हम लेस नहीं करेंगे, यही मैंने खास ध्यान से बोला था वहां पे। वही गड़बड़ कर दी तुमने बोलने के बावजूद भी, तो अपना ध्यान रखना आगे से। भैया क्या? हाँ, समझ नहीं आई ये ओपनिंग फिर क्या दिया आपने क्वेश्चन में, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी। तुम्हें वो मॉड्यूल से दिखाता हूँ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्या होती है। लगता है तुम्हारा छक्की आगे लगता है सबको एक एक बार। ये क्या लेकर क्या, ओपनिंग आगे। डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 1 अप्रैल की। अच्छा तुम्हारे ठीक है ठीक है। प्रीवियस ईयर, मान लो जो प्रीवियस ईयर 2020 में चल रहा है, 1 for 2020 की डब्ल्यूडीवी मैंने दी थी तुम्हें। डेप्रिसिएशन तुम्हें अभी यहाँ पे तुम कहाँ लेस करती हो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी के लिए, क्योंकि क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी देखो ये समझ रहा। गई भैया। मैं पता हाँ क्या मैंने सोच रही देखो, थी, मैं नीचे वाला ले रही थी, ये जो ओपनिंग है ना, मैं सोचूं क्या वो फिर ओपनिंग क्यों दिया है, ये जो लास्ट 7 है। मैंने कहा फिर अगर नीचे से शुरू करोगी अरे कैलकुलेशन। मैं ये दूंगा, इसका क्या मतलब हुआ बताओ, इसका डब्ल्यूडीवी मेरे को देने का, इसका मेरे को क्या मीनिंग लॉजिक निकला। तभी और तो मैं नहीं क्वेश्चन समझ में आ रही थी मुझे। और मैं क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। अब तुम ऐसे ऐसे ऊपर जाओगे पीछे ऊपर, तभी तो अगर तुम ऐसे कंफ्यूज भी थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं ऊपर तभी लिख भी रहा था, ऊपर एक्चुअल कोस्ट लिखूं यहाँ पे, चलो डब्ल्यूडीबी, तो वहां से ये इतना कर लेती कि मैं क्या देना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें ओपनिंग वाली दे रहा था मैं। मैं तब ये ध्यान कैलकुलेशन में रखना, यहाँ पे अपना ध्यान रखना है, क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी कौन सी है, कौन सी होती है विदाउट डेप्रिसिएशन वाली। ठीक है। ओके। हाँ तो ये हो गया, चलो अपना वो कॉन्सेप्ट क्लियर, चलते हैं आगे। Cases where WDV reduced to be nil. WDV of any block of asset may be reduced to nil for any reason. Money receivable by SSC in regards to assets sold otherwise transferred during the previous year together with amount of scrap value may exceed the WDV value at beginning and अरे मान लो सीधी सी बात करें कि तुम्हारी डब्ल्यू जितनी थी और तुम्हारी सेल, या फिर जब तुमने सेल की तो तुमने उससे ज्यादा में सेल कर दी,
at the beginning with an increase by the actual cost of new asset acquired। मतलब सीधी सी बात है, अगर तुमने ज्यादा वैल्यू में सेल कर दी तो तुम्हारी वैल्यू नील हो जाएगी, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ के आए थे कि मान लो, क्योंकि वो 0.3 से वैल्यू तुम्हारी एक्सीड नहीं कर सकती। लेकिन अगर एक्सीड तुमने सेल कर दी तो तुम्हारी ओवर एंड अबव कहाँ जाएगी, तुम्हारी भी हम देखेंगे वो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, मतलब वो अगर एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा जा रही है पीजी उसमें कैपिटल गेन में चली जाएगी। लेकिन अगर कैपिटल गेन से नीचे है तो वो हम उसको ले जाएंगे प्रॉफिट एंड पीजीपीपी की इनकम साइड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बन जाएगा वो हमारा। ओके चलो, all assets in the relevant block may be transferred during the year। ये तो पता ही है कि वो सारे एसेट हो सकते हैं, मतलब अगर ऑल द एसेट में भी ट्रांसफर, ये सारे तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं बची, तुम डेप्रिसिएशन क्लेम मतलब कैसे करोगे, फिर तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या फिर वो आएगा कैपिटल गेन। मतलब तुम डेप्रिसिएशन तो तभी क्लेम करोगे जब तुम्हारे ब्लॉक एसेट मतलब ब्लॉक में तुम्हारी वैल्यू कुछ एग्जिस्ट कर रही हो। अब आगे पढ़ते हैं, ये रहा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ डेप्रिसिएशन। Section 32 to provide for carry forward of unabsorbed depreciation, where in any previous year for the profit or gain chargeable not sufficient to give full effect to the depreciation allowance, and unabsorbed depreciation shall be added to the depreciation allowance for the following previous year and shall be deemed to be the part of that allowance. If no depreciation allowance is available for that previous year, unabsorbed depreciation for the earlier previous year shall become the depreciation allowance of that year. An effect of this provision is that unabsorbed depreciation shall be carried forward indefinitely till it is fully set off। अब तुम्हारा इसका क्या मीनिंग निकलता है तुम बताओ। अरे कौन तो निकल गया, एक सेकंड रुकना। चलो आ गया, 5 क्वेश्चन हो गए। चलो ठीक है, सारे हैं। बताओ तुम्हारा इसका क्या मीनिंग निकलता है, बताना इस पॉइंट का, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का। एक सेकंड भाई, मैं दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करूँ। हाँ कर लो। बाकी अंशिका और राधिका चलो तुम बताओ इतने में क्या मीनिंग निकलता है इस पॉइंट का, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का। हेलो। भैया मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है इतना कुछ खास। ओके राधिका। मैंने पढ़ा था पर मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा। मतलब ऐसा होता है कि जो प्रॉफिट होता है ना हमारा, उससे हम इसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते। मतलब जैसे अगर हमारी एक डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया और जो हमारी इनकम है पीजीपीपी में, हमने सारा मतलब करा, पर जब भी कोई डेप्रिसिएशन बच गया तो उसको हम अगले साल ले जाते हैं, वो अनऑब्जॉर्व रह गया। अच्छा ओके। ओके चलो ठीक है, एक बार इसका एक बार पूरा एक वो प्रोविजन एक बार रीड आउट करते हैं, फिर तो मैं बताता हूँ इसका क्या मीनिंग, वो मीनिंग निकलता है कितना इतना ही है। चलो ठीक है। Order or set of, in order set of different effect shall be given to first business loss हम लेंगे, then unabsorbed depreciation, क्योंकि हम आगे कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि बिजनेस लॉस की लिमिट होती है कि हम उस लिमिट तक हम क्लेम कर सकते हैं, उसके आगे हम वो एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब खत्म ही हो गया फिर अगर तुम नहीं कर पाए तो। क्योंकि अनएब्जॉर्ब तो अनलिमिटेड तुम्हारे चलता रहेगा जब तक तुम क्लेम नहीं करोगे उसको। हम मैं अनलिमिटेड को भी तुम्हारा बताऊंगा, अभी एक बार पहले पूरा एक बार रीड कर देते जल्दी से। Provision in effect, since the unabsorbed depreciation form part of the current year's depreciation, it can be set off against any other head of income except salary। सैलरी से पीजीपी मतलब अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हम क्लेम ही नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन होती है, हम आगे सेट ऑफ उसमें पढ़ लेंगे, सेट ऑफ वाले में। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर इंडेफिनिट पीरियड, ये भी वहाँ पे आ जाएगा, मतलब अनलिमिटेड लाइफ होती है। Set off will be allowed even if the same business to be created no longer is existence in which set off takes place। मतलब सेट ऑफ हम कोई और इनकम से भी मतलब जैसे हम कर सकते हैं पीजीपी का, तो वहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि मतलब अगर तुम्हारा बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करा तो भी हम क्लेम कर सकते हैं, ये वहाँ पे ये चीज वहाँ पे भी आ जाएगी। ओके आगे, सुप्रीम कोर्ट ये केस है, हैज कैटेगरी हेल्ड दैट करंट depreciation must be deducted first before deducting the unabsorbed carry forward business loss of the earlier year in giving set off while the computing the any previous year। मतलब कोई और प्रीवियस ईयर कंप्यूट करने से पहले हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, मतलब जो पहले करंट ईयर का, पहले तो करंट ईयर का लेस करो, क्योंकि करंट ईयर लेस करने के बाद फिर तुम्हारा बिजनेस लॉस आएगा, क्योंकि फिर पहले तो अपना हमेशा करंट ईयर का प्रोवाइड को करना होगा तुम्हें। और ये बताओ चलो, अगर तुम्हें मान लो अपने एक्सपेंस दे रखे हैं
और तुम्हें पहले डेप्रिसिएशन दे रखे हैं, मान लो अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, मतलब जो अलाउड है, और डेप्रिसिएशन दे रखा है, तुम सबसे पहले क्या क्लेम करना चाहोगे, बताना। सबसे पहले तो पहले एक्सपेंसेस करेंगे ना। expenses होंगे, क्यों? क्योंकि जब एक्चुअल कॉस्ट से लेस हो जाएंगे तो डेप्रिसिएशन में तो कम आएगी। कुछ नहीं, क्या बोली बोली वापस बोलना। कुछ नहीं। एक्सपेंसेस मेरे एक्चुअल कॉस्ट से लेस हो जाएंगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं। डेप्रिसिएशन जल्दी जल्दी में निकल जाओ फ्लो में। हाँ हाँ हाँ, मुदित पहले बोलो। एक्सपेंस ले लेंगे ताकि डेप्रिसिएशन भी हाई आएगा तो ज्यादा नेट प्रॉफिट कम दिखेगा। हैं? ये क्या बोल रहे हो? रिलेशन मेरे ख्याल से आपस में रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, जो डेप्रिसिएशन का है वो तो उससे होगा ना, उसकी एसेट की कॉस्ट कितनी है। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, मैंने पहले क्वेश्चन समझा, तुम्हें ये बताओ तुम्हारा क्या क्वेश्चन समझा तुमने, ये बताना मेरे को। मेरे को इसमें में आया कि जो इनकम आएगी उसमें से हम पहले क्या लेस करेंगे, एक्सपेंसेस या डेप्रिसिएशन। हाँ चलो अब एक क्वेश्चन इन- बना के तुम्हें इसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ उनको। ठीक है। तुम अपने आप खुद बताओगे, चलो खुद समझ जाओगे क्या पूछना चाहता हूँ। अरे पेज अप पेज डाउन, अरे यार ज्यादा करने लग गया है तो आ गया। चलो यहाँ से कर दे रहे क्वेश्चन नंबर 12। अब तुम्हें दे देता हूँ मैं टर्नओवर। टर्नओवर दे दिया तुम्हें, ऊपर से ही ले लेता, कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। अब मिस्टर ए मैन्युफैक्चरिंग की है, छोड़ो, या फिर टी हटा दो बस खाली। टी का बिजनेस नहीं है, मैन्युफैक्चर का बिजनेस है। अंडर लिखी है एक्सपेंसेस, मान लो मैं कर देता हूँ 95 लाख एक्सपेंसेस हो गए। और ये कोई नॉर्मल चीज़ है, 90 कितने हो जाते हैं बिजनेस में एक्चुअली अगर बात भी करें। 15 लाख ये हो गया। टी आई बताना, तुम बताना कितना आएगा तुम्हारा टैक्सेबल इनकम, बताओ। 0 आएगी। टैक्सेबल इनकम 0 आएगी। हाँ, बाकी अनअब्सॉर्ब सबका डेप्रिसिएशन आ आंसर जाएगी 10 लाख। नील आएगी। हाँ वही नील नहीं। आएगी टैक्सेबल इनकम। मतलब तुम अपने मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम अपने जब पीजीपी जैसे वो हम कंप्यूटेशन लिखते हैं, सैलरी एड से इतनी इनकम, ये इतनी इनकम, ये इतनी इनकम, तो तुम पीजीपीपी में कितनी लिखोगे, वो होती है टैक्सेबल इनकम ऑफ पीजीपीपी। मैं वो बात कर रहा हूँ। हाँ नीली लिखेंगे। ठीक है नील लिखोगे, बाकी इनकम तो नीली है। इनकम नील है। कैरी फॉरवर्ड हो चलो जाएगा तो 10 लाख। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 10 लाख, करेक्ट। अब इस केस में क्यों, क्योंकि देखो सॉल्यूशन तुम्हारा करेक्ट था कि कितना हो जाएगा, टी आई हो जाएगी नील, एंड रिमेनिंग जितना था कितना था 10 लाख, रिमेनिंग 10 लाख टैक्सेबल वो हो जाएगा, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे फर्दर ईयर्स के लिए। अब तुमने ये क्यों किया कि मतलब तुमने पहले एक्सपेंसेस पे लेस किया, डेप्रिसिएशन कर देते तुम लेस। डेप्रिसिएशन को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ना। तो एक्सपेंस को नहीं कर सकते नहीं लिखा तो नहीं है वैसे, पता नहीं बाकी। क्या? डेप्रिसिएशन Expenses- होती है, एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं? क्या? अनएब्सॉर्ब Carry डेप्रिसिएशन की forward। लिमिट है ना, फाइनाइट टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो तुम नहीं, हम एक्सपेंसेस को कर नहीं कर सकते हैं सकते। एक्सपेंसेस भी, बॉट फॉरवर्ड लॉसेस कर सकते हैं, बट ये होता है ना पहले कर सकते हैं ना, वैसे कर सकते हैं शायद। क्यों नहीं किए फिर, क्यों नहीं किए वो बताओ फिर। मेरे ख्याल, हाँ क्योंकि ना जो डेप्रिसिएशन होती है उसको इंडेफिनिट पीरियड तक कर सकते हैं, और जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको शायद 8 साल डेप्रिसिएशन तक वही कर था ना सकते कि हैं। हम बेनिफिट आगे भी ले सकते हैं, वही